नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका YouTube ब्लॉगर, वीडियो ब्लॉगर, आज आपके बीच में फिर से एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके रूबरू हूं। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। मैं दादी से बहुत प्यार करता था। दादी सुनाती थी कि एक बुढ़ा बाबा है, सफेद दाढ़ी वाला। वो अपने साथ झोला लेकर घूमता है, छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाता है। मैं पूछता था दादी फिर? दादी कहती थी फिर वो उन बच्चों से भीख मंगवाता है। उन्हें पूरे देश के अंदर जगह जगह घूम घूम कर अपने जिंदा रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी। मुझे यकीन नहीं होता था। मैं दादी की तरफ जरा प्रश्न भरी निगाहों से देखता था, और दादी फिर? तब तक दादी सो जाती थी। मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ दिन तो मैं डरा रहा, लेकिन फिर मुझे लगा ना दादी ऐसी बोलती है। फिर तब तक मेरी भी दाढ़ी आने लगी, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने कहा नहीं नहीं, दादी तो ऐसे ही समय पास करने के लिए बोलती थी, दादी को कुछ नहीं पता। वर्ष 2013-14 में दादी की वो बात जो दादी ने बोली थी, वो मुझे सपनों में दिखाई देने लगी। मगर मैं दादी को हमेशा चुप करा दिया करता था, सपने में भी। और फिर वही हुआ जो दादी बोलती थी। सबसे पहले हमने भगवान शिव का वो पवित्र नारा, जो केवल और केवल भगवान शिव के लिए लगाया जाता है, हर हर महादेव, हमने उसकी जगह महादेव को तो मंदिरों में बैठा दिया, और हमने उसकी जगह हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमने ये उसकी जगह फिट कर दिया। उत्साह था हमारा, मति भ्रम जिसको बोलते हैं। पूरा देश जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। मास हिप्नोटिज्म का इससे बढ़िया उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खुशियां मनानी शुरू हुई, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ चुके, वगैरह वगैरह। 2-1 साल तो हमारे भी उम्मीद में निकल गए। एक सिस्टम पहले से बना हुआ था। वो सिस्टम ऐसा है कि कहीं मुख्यमंत्री हो न हो, कहीं प्रधानमंत्री हो न हो, राष्ट्रपति शासन में भी वो सिस्टम उसी तरह से चलता है। वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो जो सिस्टम बना हुआ है। तो पहले 1.5-2 साल तो बड़े आराम से उस सिस्टम में निकल गए, और हमें लगा कि नहीं, अच्छा, काफ़ी अच्छा कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर वो एक पुराना सिस्टम है ना, पुरानी कहावत है कि ना काम करो ना गलती हो। तो 2 साल तो उत्सव में ही हमने निकाल दिए। उसके बाद अचानक हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर कुछ वैज्ञानिक प्रकट हुए। उन्हें लगा कि वो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, फेराडे, आर्किमिडीज, इनसे भी ज़्यादा महान वैज्ञानिक है, और उन्होंने नई नई खोज शुरू कर दी। और उनकी खोज जब एक के बाद एक शुरू हुई, तो मुझे लगा कि दादी को तो सब कुछ पहले से ही मालूम था। और आज 2016 से जो सिलसिला नोटबंदी से शुरू हुआ था, वहां तक देश सही जा रहा था। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं, वहां तक देश सही जा रहा था। नवंबर 2016 तक ये देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था। मैं उनमें से नहीं हूं जो बिना बात की आलोचना करूं, मगर पता नहीं कहां से किसने ये समझाया कि नोटबंदी कर दीजिए, या तो मुझे लगता नहीं कोई इनको समझा भी पाता होगा मोदी जी को। अब पुरानी बात करनी पड़ रही है, मजबूरी है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। और वो इतना बेवकूफ़ी भरा एक फैसला था मोदी जी का। नोट बना दिए, उनका साइज अलग कर दिया, और उन नोटों के साइज की एटीएम्स में ट्रे नहीं बनाई। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। महीनों तक आपकी एटीएम मशीन शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि जो उनकी मशीन के अंदर जहां नोट रखे जाते हैं, नोटों की गड्डी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढेर बना के रखी जाती है, उनके साइज ही अलग थे।
ये साइज अलग है। बहरहाल वो नोटबंदी जिसका कोई हिसाब ना आज तक दिया गया और ना ये बताया गया कि कितने नोट छपे, कितना करेंसी का कागज इसमें खरीदा गया, कितनी वो फ्यूजिटिव इंक। मैं प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने भी चेकबुक छापी है कुछ बैंकों की, तो मैं जानता हूँ वो एक सिक्योरिटी पेपर होता है, फ्यूजिटिव इंक होती है, और उसी से ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग है उसी से होती है। तो इसका कोई हिसाब नहीं, यहाँ तक कि उसकी कतरन तक का हिसाब रखा जाता है, वो कोई हिसाब ना रखा गया। और एक समय पर तक रखने के बाद वो नोट भी स्क्रैप करके जो पुराने जमा हुए थे वो पूरे के पूरे एज इट इज पूरी करेंसी बदल गई। अब क्यों क्यों बदली, उससे क्या लाभ हुआ, ये आज तक नहीं मालूम। चलिए इस बात को भी छोड़ते हैं। आज देश कहां पहुंच गया, आज इतनी इतनी बुरी स्थिति में ये देश पहुंच गया कि पूरे देश के अंदर आज सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है, लगभग लगभग सभी जगह। क्योंकि जिस वक्त ये फैसले लेने थे अब से 15 दिन 1 महीना पहले कि ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, रोज इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है कि कोरोना की ये दूसरी लहर आई है, दूसरी प्रामाणिक लहर तो बीच में कई बार आ गई, वो बहुत ही भयावह होने वाली है। उस वक्त तो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, आप तीनों अपना अपना जो निर्धारित काम है उसको छोड़ करके आप बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए भाषण दे रहे थे। लाखों लाख की भीड़, हर रोज आप नया रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। आपको उस वक्त तो चिंता हो ही नहीं। अब आज हालत ये हो गई है कि आज एक साथ सैकड़ों अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आज वहाँ हो रही है। और बड़ा, मैं अभी टेलीविजन पर मैं आंकड़े देख करके अंदर आया हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया, वरना आज मेरे दिमाग में विषय कुछ और था। आज 3,15,000 नए मरीज हैं, ये सोचने वाली बात है। 2100 से ज्यादा आज हमारे यहाँ मौतें हो चुकी है। ये पूरे विश्व में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मरीज संक्रमित होने का कोरोना से, कोविड-19 से, ये एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड इस बार कोरोना ने नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, अदूरदर्शिता से। आजकल विज्ञापन आते हैं कुछ, मेरे इस YouTube चैनल में भी आते हैं, मैं उसके विषय में भी आजकल मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि वो विज्ञापन लगाना मेरे हाथ में नहीं है। और वो उसमें खुद भी कहते हैं कि इस विज्ञापन में जो ये खेल दिखाया गया है इसकी लत लग सकती है, वो ऐसा बोलते हैं। तो मोदी जी को वो लत लग चुकी है। मोदी जी, उनकी पूरी टीम उस लत की शिकार है। वो लत है कि सारी चीजों को किनारे छोड़कर लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतना। ये चुनाव जीतने की लत बिना कोई परिणाम दिए, ये कला है, ये विज्ञान भी है। मैं उनकी इस कला को मैं कमजोर नहीं मान रहा, वो इस कला के पारंगत है, ये मैं मानता हूं। और उनके आसपास भी कोई नहीं है, पहले से लेके 10वें नंबर तक स्वयं मोदी ही हैं। आए दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में केजरीवाल जी तो टांगों के नीचे घुसकर धोबी पछाड़ वाला दांव जानते हैं ना, उनकी बात छोड़िए, उनको छोड़ करके बाकी तो सभी मोदी जी के इस जो खेल का तिगड़म है ना, उसमें उसके शिकार हो चुके हैं। तो ये लत आपको लग चुकी है। आज स्थिति यह है कि इंडस्ट्रीज में उत्पादन बंद ना हो, आपके मित्रों की इंडस्ट्रीज में। मोदी जी के जो चहेते उद्योगपति हैं, उनके यहाँ ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ऑक्सीजन लगती है, जिसमें ऑक्सीजन का इनपुट देने पर ही प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, वो आपकी प्राथमिकता आज भी है। कल हाईकोर्ट ने आपको कितनी फटकार लगाई। मोदी जी, मुझे तो इसी बात से नींद नहीं आई कल रात से कि यार केंद्र सरकार को दिल्ली की हाईकोर्ट ने कितनी बुरी तरह से फटकार लगाई और ये कहा, देखिए शब्द देखिए हाईकोर्ट के, बैक बोरो स्टील। उन्होंने कहा कि भीख मांग कर लाओ, उधार मांग कर लाओ या चुरा करके लाओ, मगर ऑक्सीजन लाओ।
ये आपकी प्राथमिकता है। ये कहा है कल हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट, एक राज्य, एक देश का, किसी राज्य का हाई कोर्ट अगर केंद्र की सरकार को ये निर्देश दे, बैग, बोरो और स्टील, मोदी जी ये प्राणवायु है, प्राणवायु है, ये मजाक नहीं है आपका। ये दीदी, ओ दीदी, ये कहने से ये ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी। मरीज को तो ऑक्सीजन ही चाहिए। और आप देख रहे हैं कहीं 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 मानवीय त्रुटि से, कहीं आपकी लापरवाही से, क्योंकि इस पे पूरा नियंत्रण आपने स्वयं कर रखा है और राज्य आपके सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। शायद यही तो आप चाहते थे। यही चाहते थे क्या कि आपका पूरा पूरा नियंत्रण इन राज्य सरकारों पर हो। जब केंद्र की आपकी सरकार को लगा कि ये केजरीवाल तो बार बार हमें हरा रहा है, इसको कैसे नियंत्रित करें, तो आप पार्लियामेंट में एक नया बिल लेकर के आ गए और आपने नया एक्ट बना दिया। और उस एक्ट के हिसाब से आपने दिल्ली की सरकार का मुखिया चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना दिया। तो कहां है वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर? वो क्यों नहीं ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन का इंतजाम फिर केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? जब आपने संवैधानिक रूप से सारी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी है, मोदी जी, शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के भेड़ जैसे झुंड के सांसदों, जो बगैर ये देखे कि कल ये स्थिति आपके सामने भी आ सकती है, उस बिल के पक्ष में वोट देकर आपने उसको एक्ट बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए। तो आज पूछो ना, आज कैसे केजरीवाल छटपटा तो केजरीवाल रहे हैं ना, छटपटा तो मनीष सिसोदिया रहे हैं ना। पूरी रात हाथ जोड़ के आपके सामने वो खड़े हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और अभी तक फिलहाल अभी तक जब मैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन कभी भी हो सकती है। आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें कुछ देर की ऑक्सीजन बची है। आपने उस दिन ऑक्सीजन दी भी सर गंगाराम हॉस्पिटल को, तो उनके पास आज दोपहर तक की ऑक्सीजन बची है। ऐसे ही सारे हॉस्पिटल हैं, छोटे बड़े सभी अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर्स ने ईमानदारी के साथ बाहर लिख दिया हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, अपना सिलेंडर लाओ तो अपना मरीज एडमिट कराओ, हमारे भरोसे मत बैठना, क्योंकि वो आपके भरोसे बैठे हुए। तो जिस वक्त आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना था, उस वक्त आप रैली की भीड़ का अंदाजा लगा रहे थे, खुद ही आत्ममुग्ध हो रहे थे। आपको लग रहा था कि बस रैली इतनी बड़ी कर दूं, कलकत्ता का वो ब्रिगेड मैदान कैसे करके उसको ऐतिहासिक बनाऊं, और आप वहां भी अब कोरोना फैला करके आ गए। आज 11,000 से ऊपर बंगाल में, जहां कभी 1,500-2,000 से ऊपर होते नहीं थे, मैक्सिमम 4,000 मैंने देखे हैं। और आपने रैलियां कर करके करा के आपने आज बंगाल को भी कोरोना संक्रमित कर दिया। तो आज ये देश आपसे पूछ रहा है कि आखिर कहां आप ले जाना चाहते हो। हाँ, यहां मैं अपने चंद उद्योगपति मित्रों का, जो देश के बड़े उद्योगपति, मैं उनका आभार करना नहीं भूलूंगा। मैं सबसे पहले मुकेश अंबानी जी का यहां पर आभार प्रकट करता हूं कि आज लगभग एक हफ्ते से उनके पास जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करके राज्यों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुफ्त में दे रहे हैं, सारे राज्यों को उनकी तरफ से जा रही है। लेकिन वो बांटने का नियंत्रण फिर मोदी जी आपके पास है। ये स्थिति आज हो गई। और दूसरे रतन टाटा जी ने, उन्होंने कहा स्टील प्लांट बंद कर दो, स्टील तो बाद में भी पैदा कर लेंगे। इंसान अगर मर गए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, वो मुआवजे से किसी इंसान की जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और भी होंगे कुछ, मुझे सबका नहीं मालूम, ऐसे छोटे बड़े और बहुत सारे हैं, टेलीविजन पर आते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी आते रहते हैं कि उन्होंने अपना ऑक्सीजन प्लांट फ्री कर दिया। वो कह रहे हैं अपना सिलेंडर लाइए और उसको भरवा के रिफिलिंग करा के आप मुफ्त में ले जाइए। ऐसे लोग भी हैं। तो ये सिलेंडरों में तो लोग अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट है आपके, वो नहीं बने। और देखिए, प्राथमिकता देखिए आपकी मोदी जी, इसीलिए आप पर गुस्सा आता है कि आज भी आपकी प्राथमिकता नया संसद भवन। ये कितनी एक आपत्तिजनक बात है। ये नया संसद भवन बनाना आज भी आपकी प्राथमिकता है। सारे काम आपने रुकवा दिए, मगर ये नया संसद भवन का काम, यहां इस वक्त भी आपकी मशीनें गरज रही हैं। ये नहीं रुकना चाहिए। ये क्या है? न्यू विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से डालिए, आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। ये 4,500 करोड़ का, 5,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत में 900 कुछ करोड़ की तो बुनियाद अभी पड़ रही है।
और वो समय से पूरा करना ये आपकी प्राथमिकता हो गई। आपके पास अस्पताल बनाने का पैसा नहीं है, आपके पास अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाना, ये ऑक्सीजन प्लांट कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये हवा जो है ना हमारी, इस हवा में 21% ऑक्सीजन है, इसी तरह से और भी अन्य गैसेज हैं, इनमें इम्प्योरिटीज होती है और ये 21% से गुजारा नहीं होता। तो हवा को ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर गिराते रहते हैं और हर एक टेम्परेचर पे, जाहिर है वो माइनस में जाकर के ही है, हर टेम्परेचर पे हर एक गैस लिक्विडिफाई हो जाती है। सबसे पहले पानी, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं -4 पर, वो उसमें से अलग हो जाता है, -2 से अलग हो जाना होना शुरू हो जाता है। 0 के बाद वो उसके जो कण हैं वो जमने शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाता है पानी, तो वो अलग करते हैं। ऐसे ही करते करते 140 पर जब पहुंचते हैं तो 140 माइनस में डिग्री सेल्सियस में वहां पर ऑक्सीजन लिक्विडिफाई हो जाती है, वो द्रव्य में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अलग कर लेते हैं, वो प्योर होती है। उसमें ये संयोग है, उसके आसपास ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये इस तरह की गैसेज होती है जो इनर्ट गैसेज है, जो किसी में मिक्स भी हो जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। वो है मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन। सिंपल प्लांट है। आप में अगर कुवत होती तो आप रातों रात आप ऑक्सीजन प्लांट बनवा देते, मगर आपकी संसद, आपको लत लग गई है राजनीति की, ये मैं आज कहना चाहता हूं। ये लत जो है ना, अब इसके बिना आप रह नहीं सकते, ये आपकी छुड़वानी पड़ेगी। आपको भी किसी रिहेबिलिटेशन केंद्र में डालना पड़ेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता जो दिन भर में अपनी सुपीरियरिटी शो ना करें तो उन्हें रोटी हजम नहीं होती, उनको शायद बेचैनियां शुरू हो जाती हैं। इससे बचिए, अपने आप को इससे अलग करिए, वरना ये देश आपको एक दिन अलग कर देगा। आज मैं अभी टेलीविजन देख करके आया हूं और जो मैंने अभी आज के आंकड़े देखे वो बहुत भयावह है। ये 5 लाख प्रतिदिन पर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। 5000 प्रतिदिन की मौत भी इसमें हो सकती है। हमारे उत्तराखंड में ही कल के आंकड़े 4800 कुछ के, और ये हाल तो तब है जब 33,000 रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। अभी 33,000 टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है। ये जो आ रही है 4थे-5वें दिन आ रही है। तो अगर मेरे जैसे छोटे राज्य में, उत्तराखंड जैसे राज्य में 5,000 हम पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस देश की आज हो चुकी है। तो भाई मोदी जी, मेहरबानी करके इस देश को बचा लीजिए। पिछली बार तो आप झूठी वाहवाही लूट गए, इस बार हम आपके सामने नतमस्तक होकर के आपको दे देंगे, पूरा क्रेडिट दे देंगे। ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए मेहरबानी करके। ये जो आपकी दूसरे वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये पहुंचा दीजिए। जिनके लिए डॉक्टर रेमडेसिविर कह रहे हैं, उनको रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दीजिए। खाली गुजरातियों को नहीं चाहिए, पहले गुजरात में आएगी, वहां से पूरे देश में जाएगी। शर्म आनी चाहिए योगी जी आपको। आपका जहाज गुजरात से लेकर के आ रहा है, आपने कभी पूछा नहीं गुजरात में कैसे आ गई, कैसे आई गुजरात में? हम ये पूछना चाहते हैं। क्या गुजराती बिल्कुल वो जो हिटलर की आर्य जाति थी, क्या उस जाति के हैं, उस प्रजाति के हैं? क्या आपको सबसे श्रेष्ठ गुजराती लगते हैं? आपके लिए देश के सभी राज्यों के लोग बराबर नहीं है क्या? और क्या हालत आज हो गई है कि योगी जैसा स्वाभिमानी आदमी, हम जिसका हम समझते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी जरा सीधी सी रहती है, गर्दन में उसकी सीधी रहती है, उनके साथ तो दिक्कत नहीं, गर्दन ज्यादा सीधी है, वो झुकती नहीं है। उस जैसे आदमी को अपनी गर्दन झुका कर अपना जहाज भेज के गुजरात से मंगवानी पड़ गई। रेमडेसिविर करके नाम है उस दवाई का। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, जितने लोग उतने थे उसका उच्चारण, मगर ठीक है। कैसे वहां पहुंच गई इसका जवाब भी तो आप दें। क्यों नहीं ये एक सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह पहुंची और सभी राज्यों को अलग अलग पहुंची? तो आज ये देश बहुत खराब स्थिति में है। मुझे दिख रहा है, मेरी चिंता इस, और जो लोग सोचते होंगे ना कि ये रोज रोज कोरोना, कोविड, इस बात को लेकर के बैठ जाता है, मोदी जी की आलोचना करता है, आप समझ लेना, अगर आपने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। इस पर चर्चा कीजिए, लगातार चर्चा कीजिए, ऐसा दबाव बनाइए कि हमारी केंद्र की सरकार इस वक्त मानव जाति पर जो संकट आया हुआ है उससे मानव जाति को उबारने के लिए पूरी ताकत लगा दे, और ये प्राथमिकता की अपनी सूची तय करे पहले से, और 10वें नंबर तक इस देश में इस वक्त अगर जरूरत है प्राथमिकता सूची में, तो वो है कोविड से बचाओ, मानव जाति का बचाओ, बिना किसी धर्म, जाति, राज्य, प्रांत, भाषा के
भेदभाव के। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसकी चर्चा अपने मित्रों से करेंगे। ये मेरा वीडियो ज़्यादा देखे ना देखे, मुझे इसका कोई लोभ नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि ये विषय लोगों तक जाए, जरूर जाए। और अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो इसलिए, इस वजह से आप इसको आप शेयर कीजिए, पब्लिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक लोगों के अंदर एक अवेयरनेस तो पैदा हो। कम से कम सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप तो बनेगा, एक प्रेशर ग्रुप बने जो लगातार अपना डंडा सरकार के ऊपर चलाता रहे और सरकार को याद दिलाता रहे कि इस वक्त कोविड 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 और इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।